आ जाओ भाई दोस्तों, आज हम देखते हैं राज्य व्यवस्था, संविधान एवं शासन प्रणाली में प्रयोग किए गए शब्दों का मंतव्य क्या होता है, इनका आशय क्या होता है, ये शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं, आखिर एक शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे घर है तो हमारे दिमाग में आता है कि घर रहने की जगह होती है। कोई कार है तो कार से सीधी सी बात है सफर करना है उससे, इसलिए उसका नाम कार हुआ है। अब क्यों रखा गया ये तो पता नहीं, लेकिन उसका मंतव्य जो होता है हमारे मस्तिष्क पटल पर एक छाप छोड़ जाता है। इस शब्द का नाम लेते ही हमें जो है आंतरिक रूप से एक प्रतिबिंब बन जाता है हमारे मन और मस्तिष्क में कि हाँ ये चीज इसलिए बनाई गई है। तो जैसा हमने इससे पहले पढ़ा था उद्देशिका या प्रस्तावना, उनमें इन शब्दों का कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है। मैंने बताया था इन शब्दों का मतलब, इनका डिस्क्राइब, इनकी व्याख्यात्मक विचारधारा या दृष्टिकोण जो भी है उसे साकार रूप देना है तो उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम इन शब्दों का मतलब पढ़ने चल रहे हैं, क्या अर्थ होता है। राज्य व्यवस्था, संविधान एवं शासन, ये तीनों चीजें आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। जब संविधान होगा तभी व्यवस्था होगी, तभी शासन होगा, सीधी सी बात है। अब राजनीति शब्द देखिए, इसमें क्या है, आधारभूत संकल्पनाएं। इन शब्दों की जो संकल्पनाएं हैं, इनका शब्दों का मंतव्य क्या होगा, अर्थात इनका अर्थ क्या होगा, इनका विश्लेषण करेंगे हम। जैसे राजनीति, अक्सर लोगों ने सुना होगा राजनीति, तो राजनीति का एक अपना पार्टिकुलर एक इनकी जो मीनिंग्स है वो अपने में निहित है। इन शब्दों के अंदर इनका मंतव्य निहित रहता है। क्या है राजनीति का मतलब, इसको कैसे विश्लेषण करेंगे। देश या राज्य, कोई देश होगा या राज्य होगा की नीति को प्रभावित करेगी, नियम को, कानून को निर्धारित करेगा। वो करने वाली जो संस्था होगी या प्रणाली होगी उसे राजनीतिक या राजनीति कहा जाता है। राजनीतिक प्रणाली कहा जाएगा या संस्था कहा जाएगा, राजनीतिक संस्था कहलाती है। इंग्लिश में इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, सब भली भांति इससे परिचित होंगे, सब्जेक्ट है ये। नीतियां, ये जो नीति बनती हैं, जो संस्था बनाती है, जो राजनीतिक संस्था होती है, जो भी नीतियां बनाती है, वो किसी भी राष्ट्र को या राज्य को, किसी भी राज्य को या राष्ट्र को आंतरिक रूप से अथवा बाह्य रूप से, दोनों तरीके से ये क्या करती है, प्रभावित करती है। सीधी सी बात है, राजनीति की वह संस्था जो राजनीति की जो नीतियां बनाती हैं, जो नियम बनाते हैं, वो किसी भी राज्य को या देश को जो आंतरिक या बाह्य रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित की जाती है। अर्थात जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो नीतियां बनाती हैं, उन नीतियों से किसी भी राज्य के लिए कल्याणकारी जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं, जो भी बिल पास किए जाते हैं, वो सीधी सी बात है राजनीति के अंतर्गत ही आते हैं। अब आ जाइए स्टेट, राज्य जिसे कहते हैं। राज्य के क्या है, राज्य कैसे बनता है, इसका दृष्टिकोण क्या होता है, इस शब्द का में अंतर्निहित क्या क्या चीजें होती हैं। राजनीतिक संदर्भ में राज्य को परिभाषित क्षेत्र, अस्थायी जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य के लिए 4 तत्व बहुत ही आवश्यक है, याद कर लो। 4 नहीं 5 हो गए, 1 2 3 4। क्षेत्र, अस्थायी जनसंख्या एक में ही मिला दो इसे, ये 2 बन जाएगा, ये पूरा 2 बन जाएगा। 4 ही तत्व है टोटल। अस्थायी जनसंख्या, क्षेत्र, अस्थायी जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता पब्लिक के अंदर होती है, वोटर जो होते हैं वो बताएंगे आगे चल के, संप्रभुता कभी भी आएगा, इस शब्द का विश्लेषण भी करेंगे। संप्रभुता के आधारों पर विभाजित किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक क्षेत्र होना चाहिए, दूसरा स्थायी जनसंख्या होना चाहिए, तीसरा सरकार वहां होनी चाहिए, चौथा यहाँ पे संप्रभुता होनी चाहिए, तब ये राज्य कहलाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को शासकीय संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इस कारण
राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित अवयव की पहचान की जाती है। बहुत ही ध्यान से देखना है क्या क्या तत्व है, क्या क्या अवयव है। नंबर 1 है विधायी अवयव, जिसमें क्या क्या आता है, संसद आ जाएगा एवं राज्य की विधायिका। जैसे केंद्र में संसद होती है, इसी तरह से हर राज्यों में विधायिका होती है, जिसे राज्य विधायिका कहते हैं। पूरे देश के लिए जो नियम बनाती है उसे संसद कहते हैं, जो राज्य के लिए नियम बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। ये राज्यवार होती है, ये केंद्रवार होती है। केंद्र का मतलब केंद्र में तो एक ही संसद है। अब दूसरी बनाने की बात चल रही है, बन जाएगी। तो दूसरा क्या है, कार्यपालिका अवयव। कार्यपालिका का मतलब होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य जो करेंगे, जो प्रतिपादित जो नीतियां बनेगी राजनीति के अंतर्गत, उन पे अमल करना, उनको जमीनी स्तर पे काम करना, करवाना, लोगों तक पहुंचाना उन नीतियों का फायदा तो लोगों को मिले। तो इस तरह से ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, अन्य अवयव। अन्य अवयव में क्या है, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। इसमें ब्यूरोक्रेट्स आ जाएगा, जो नौकरशाह होते हैं। नौकरशाहों में मतलब होते हैं आपके अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, टीचर हो गए, चपरासी हो गए, अधिकारी IAS अधिकारी हो गए, जितने भी DM SDM हो गए, ये अन्य अवयव में आ जाते हैं सारे, जिनमें कि कुछ केंद्र भेजता है और कुछ राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे यूपीएससी जो हमारे यहाँ होती है, उसका केंद्र सीधा उसका जो भी कार्यकारिणी जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी उनके प्राधिकरण होते हैं, वो केंद्र में बैठते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो ब्यूरोक्रेट्स का जो IAS अधिकारी होते हैं या फर्स्ट ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं, उनकी सारी की सारी पूरी तरह से जो कोऑपरेटिव एजेंसी है वो केंद्र के अंदर में होती है, वो केंद्र से चलते हैं। स्थानीय जो होते हैं वो राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए राज्य किसे कहते हैं, जिसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। एक लाइन में टोटल राज्य की परिभाषा होगी। जिसकी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है उसे राष्ट्र कहते हैं। जहां राज्य के लिए 4 अवयवों की को जरूर परिभाषित किया गया है, जैसे क्षेत्र, अस्थायी जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता की आवश्यकता होती है। वहीं राष्ट्र के लिए उपरोक्त अवयव अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, जबकि इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि वहां पे ऐसा कुछ है नहीं राज्य की तरफ। ठीक है जी, ये हमने अभी राजनीति देखा, राज्य देखा, राष्ट्र देखा। 3 शब्दों का विश्लेषण किया हमने। 3 शब्दों के लिए हमने जानकारी ली। 3 शब्दों का मतलब क्या होता है, आगे के बहुत सारे शब्द हैं। अभी हम इसमें संप्रभुता क्या होती है, अखंडता क्या होती है, इस तरह से हमारे अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता क्या होती है, इन सब अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, सभी शब्दों का हम विश्लेषण करेंगे धीरे धीरे। बस आप हमसे बने रहिए। धन्यवाद।